पायस के बनाने की विधि। किसी भी पायस को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पायसीकरण कहते हैं। इसमें उपयुक्त दो द्रवों को, एक को बहुत कम मात्रा में और दूसरे को बहुत अधिक मात्रा में लेकर तेज़ी से हिलाकर अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा पायस बनाए जाते हैं। दोनों द्रवों के मिश्रण कोलाइडी मिक्सचर या होमोजाइनस में लेकर मिलाने पर भी पायस प्राप्त होते हैं। सामान्यतः पायस अस्थायी होते हैं तथा दो विभिन्न भरतों में पृथक हो जाते हैं। इन पायसों को स्थायी बनाने के लिए किसी तीसरे पदार्थ की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात स्थायीकरण के लिए कुछ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पायसी कारक कहते हैं। सामान्य पायसी कारक के रूप में साबुन, अपमार्जक, प्रोटीन, गम, अगर का उपयोग करते हैं। साबुन तथा अपमार्जकों में पायसी कारक गुण होने के कारण ही इनका उपयोग कपड़े और बर्तन धोने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, तो किस लिए करते हैं? क्योंकि इनका पायसी कारक का जो गुण है उस वजह से करते हैं। पायसी कारक पायस के दोनों द्रवों के बीच के अंतरपृष्ठीय तनाव को कम करके परिक्षिप्त प्रावस्था की बूंदों के चारों ओर एक पतली झिल्ली या तह बना लेता है और उसको पास आने से रोकता है। उदाहरणतः केरोसिन में जल का पायस बनाने के लिए कागज के कण पायसी कारक का कार्य करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है, आपका एक कंटेनर है, उसमें जो बाहर है वो केरोसिन है, अंदर वाटर है, तो ये आपका सूट पार्टिकल्स है वाटर के चारों तरफ जो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इमल्शन। दैनिक जीवन में जो पायस है उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। पहला, मेटलर्जी, धातुकर्म। धातुकर्म में धातु के सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में झाग उत्प्लावन विधि द्वारा तेलीय पायस का प्रयोग होता है। धातु अयस्क के बारीक चूर्ण को जल में डालकर उसमें तेलीय पायस डालते हैं और वायु के बुलबुलों से झाग उत्पन्न करते हैं, जिससे धातु अयस्क के कण के साथ तेल के साथ पायस बनाकर सतह पर तैर कर आते हैं, जिन्हें हम एकत्रित कर लेते हैं। कई औषधियाँ, मरहम, क्रीम, लोशन आदि विभिन्न प्रकार के पायसी होते हैं। उदाहरणतः कोड लीवर, आइल, बी कॉम्प्लेक्स, ये सब आपके पायस कहलाते हैं। मानव शरीर में होने वाली पाचन क्रिया पायसीकरण के बिना संभव नहीं होती है। जो हमारा खाने का डाइजेशन होता है वो बिना, यदि आपका जो पायसीकरण होता है उसके बिना संभव आपका नहीं होता है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन। हम भोजन के साथ जो भी वसा या घी ग्रहण करते हैं उसका कुछ भाग आंतों के क्षारीय द्रव्य द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। इस प्रकार जो बना हुआ सोडियम साबुन शेष वसा व घी का पायसीकरण कर देता है, जिससे वह आंतों में आसानी से पच जाता है। साबुन तथा अपमार्जकों के पायसी कारक गुण के कारण ही इसका उपयोग कपड़े और बर्तन धोने में किया जाता है। अब साबुन और इसकी जो अपमार्जक क्रिया है वो किस तरीके से होती है। साबुन तथा अपमार्जक में एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के सिरे पर एक आयनिक लवण समूह होता है। उदाहरण है साबुन सोडियम स्टीरेट C17H35 COO में 17 कार्बन परमाणु की सतह सहसंयोजक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, जिसे पूछे कहते हैं, और COO- समूह होता है जिसे सर कहते हैं। इस प्रकार अपमार्जक में भी सतत हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पूछ व आयनिक हेड है। यह आपका टेल है, यह आपका हेड है। साबुन तथा अपमार्जक का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है और वह सिरा जल स्नेही है, जबकि शेष अणु सहसंयोजक अथवा अध्रुवीय होने के कारण चिकनाई व धूल में घुलनशील होते हैं, अतः जल विरोधी है। इस प्रकार धूल सहित तेल का जल में पायसीकारक है, जो पदार्थ ग्रीस और तेल को पायसीकृत करते हैं। मैल व धूल के कपड़ों को से ग्रीस द्वारा चिपके रहते हैं। साबुन तथा अपमार्जक जल की उपस्थिति में कपड़े पर लगी जो ग्रीस या मैल होती है उसको हटाकर ग्रीस के साथ स्थायी पायस बना देते हैं। ग्रीस व उससे चिपके मैल के कण जल के साथ बह जाते हैं
और इस प्रकार साबुन व अपमार्जक साफ करने का कार्य करते हैं। दूध भी पायस है। यह जल में वसा का पायस है। इसे एल्बुमिन या कैसिन पायस से कारक है। फिनाइल अथवा लाइजोल का पायस जीवाणुनाशक के रूप में काम आता है। ये हमने पढ़ा पायसी कारक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं विपायसीकरण, डी इमल्सिफिकेशन। किसी पायस का स्थायित्व उसके कणों को पृथक रखने वाली झिल्ली की दृढ़ता तथा उसके कणों के आकार आवेश पर निर्भर करता है। यदि किसी पायस में कोई ऐसा विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए जो पायसी कारक को नष्ट कर दे तो पायस का स्कंदन हो जाता है। यह क्रिया विपायसीकरण कहलाती है। किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों अवयवों की सतह को पृथक करने की क्रिया को विपायसीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया अपकेंद्रण, छानना, उबालना, जमाना या उपयुक्त विद्युत अपघट्य मिलाकर की जाती है। उदाहरणतः अपकेंद्रण द्वारा दूध से क्रीम को पृथक करने की क्रिया को विपायसीकरण कहा जाता है। दूध अथवा दही की मलाई को मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी विपायसीकरण कहा जाता है। जेल या द्रव ठोस सोल। जेल जेली की तरह ही कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव व प्रक्षेपण माध्यम ठोस होता है। जिलेटिन का गर्म विलयन ठंडा करने पर वह अर्ध ठोस के रूप में जम जाता है जो जेल कहलाता है। जेल प्राय कुछ कोलाइडी विलयनों के स्कंदन द्वारा बनती हैं। इस क्रिया में सॉल के कण परस्पर मिलकर बड़े कण बना लेते हैं जो एक जाल सा बना लेते हैं जिसमें संपूर्ण प्रक्षेपण माध्यम घिर जाता है। जेल की संरचना मधुमक्खियों के छत्ते के समान होती है। रखे रहने पर जेल का निष्कासन कर देते हैं और कुछ हिलाने पर द्रव में बदल जाते हैं। उदाहरणतः दही, कैसीन, प्रोटीन का जल में जेल, खाने की जेली, जल का जिलेटिन में जेल, साबुन, जूते की पालिश, ठोस अल्कोहल आदि होते हैं। अब जेल के बारे में हमने पढ़ा जिसमें आपकी जो प्रक्षेपित प्रावस्था है वो द्रव और प्रक्षेपण माध्यम ठोस है, अर्थात द्रव ठोस में डिस्पर्स्ड होता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं? दो होते हैं, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिक जेल। ये वे जेल है जिनमें प्रत्यास्थता का गुण होता है। ये बल लगाने पर अपना आकार बदल देते हैं और बल हटाने पर वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। जिलेटिन, स्टार्च, साबुन ये सब इसके उदाहरण हैं। सांद्र द्रव स्नेही सॉल को ठंडा करके प्रत्यास्थ जेल बनाए जाते हैं। इनके अणुओं के बीच संबंध अदृढ़ होता है। अप्रत्यास्थ जेल जो कठोर तथा दृढ़ होते हैं, उदाहरणतः सिलिका जेल, ये निश्चित रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती हैं। जैसे जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निश्चित सांद्रता के सोडियम सिलिकेट के विलयन में मिलाने पर बनने वाले सैलिसिलिक अम्ल अणुओं का बहुलकीकरण करने पर सिलिका जेल बनती है। इसमें नेटवर्क लिंक्ड होते हैं, जौलिक बंधन होते हैं जो प्रबल और दृढ़ संरचना बनाते हैं। अब है आपके पास जेल के गुण। सबसे पहला जल योजन। शुष्क प्रत्यास्थ जेल पानी में मिलाकर वापस प्रत्यास्थ जेल बनाई जा सकती है, लेकिन यदि अप्रत्यास्थ जेल एक बार शुष्क हो जाए तो उसको हम जेल नहीं बना सकते हैं। फूलना। शुष्क प्रत्यास्थ जेल को जब हम पानी में डुबोते हैं, विलायक में डुबोते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फूल जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा, इसे हम बोलते हैं फूलना। संकुचन। कई अकार्बनिक जेल पड़ी रहने पर सिकुड़ जाती है और उनमें से विलायक के बाहर निकलने के कारण ऐसा होता है। इस प्रक्रिया को संकुचन कहते हैं। जेल का विलायक द्रव स्वतः बाहर आ जाता है और ऐसे लगता है कि इसमें से कुछ अणु की बूंदें बाहर निकल रही है। इसको हम बोलते हैं संकोच पार्थक्य या रुदन, साइनेरिजियल वीपिंग। रक्त का थक्का इसी का कारण है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनने का प्रोसेस किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो ये आपको बताना है कि जेल के संकुचन के कारण। फिर आपका थायोक्सोट्रॉपी, कंपानुवर्तित। कुछ जेल अर्धठोस होते हैं लेकिन हिलाने पर द्रव सॉल बन जाते हैं, अतः ये उत्क्रमणीय सॉल जेल परिवर्तन कंपानु परिवर्तित कहलाता है। उदाहरणतः आयरन ऑक्साइड जेल, सिल्वर ऑक्साइड जेल। कंपानुवर्णित पेंट भी इसके उदाहरण है। सामान्य कोलाइड विलयन में किसी विद्युत अपघट्य को निश्चित सीमा तक मिलाकर कंपानुवर्ती जेल प्राप्त किए जाते हैं। फिर है हमारा पांचवा अंतः शोषण। कार्बनिक जल स्नेही क्लोराइड जैसे प्रोटीन, स्टार्च आदि को जब जल में रखा जाता है तो ये जल को अवशोषित करके बहुत अधिक फूल जाते हैं और इस प्रकार की जलयोजन क्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। इन कोलाइड का जल के प्रति आकर्षण प्रबल होता है कि बहुत अधिक दाब के विरुद्ध भी अंतःशोषण होता रहता है। अतः वह दाब जो जल स्नेही कोलाइड के लिए अंतःशोषण द्वारा फूलने को रोके उसे अंतःशोषण दाब कहते हैं। यह परासरण दाब से काफ़ी उच्च होता है और इसके कारण भी भिन्न होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कोलाइड के सामान्य अनुप्रयोग। पहला, हमारे खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, दूध, रोटी आदि कोलाइडी पदार्थ हैं। कोलाइड औषधियाँ का सरलता से स्वांगीकरण निश्चित होने के कारण कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। जैसे में ऑर्जिल और प्रोटिरोजोल होता है, चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन है जो आँखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त होते हैं। कोलाइडी स्वर्ण, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, तांबा आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम आते हैं। टीबी और रिकेट्स से भी काम आते हैं। कोलाइडी गंधक तीव्र कीटाणुनाशी है। कोलाइडी एंटीमनी काला अजार के उपचार में होता है। कोलाइडी कैल्शियम ग्राइफ वाटर में बच्चों के सूखे रोग में देते हैं। फिटकरी व एफिसियल्थी का उपयोग कट जाने पर खून को रोकने में किया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि जो कोलाइड के रूप में इंजेक्ट किए जाते हैं। बहुत सी प्रसाधन वस्तुएं जैसे फेस क्रीम, शैम्पू आदि सब में कोलाइडी परीक्षण है। त्वचा के मरहम में भी कोलाइडी प्रकृति है। साबुन और अपमार्जकों का सफाई के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। वाहित मल निष्कासन, शहर के गटर और नालों में बहने वाले पानी में मल और गंदगी के कारण कोलाइड अवस्था में होता है, जिस पर ऋणावेश होता है। यदि हम इसे एक कुंड में एकत्रित कर दें जिसमें एक इलेक्ट्रोड लगी हुई है और जब विद्युत कण संचलन किया जाता है तो ये कण एनोड पे जाते हैं और इस प्रकार इन कणों को खाद बनाने में या जो अवशेष जल होता है उसको सिंचाई में काम में लिया जाता है। चर्म शोधन, खाल तथा चमड़ा दोनों ही जल संरचनाएं हैं। इनमें प्रोटीन कोलाइड अवस्था में होता है। जब चमड़े को हम टैनिन में भिगोते हैं तो चमड़े के धनावेशित कण और टैनिन के ऋणावेशित कणों का परस्पर स्कंदन होता है और चमड़ा कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट, इसमें पतली कांच की प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की तह चढ़ी होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड बनता है जो सूक्ष्म निलंबन के रूप में होता है। जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करती है। धुआं का अक्षेपण, फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, वायु प्रदूषक होता है। धुआं कार्बन कणों का वायु में कोलाइड परिक्षेपण होता है। इन कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अक्षेपित कर लेते हैं। कार्बन के ऋणात्मक कण धनावेशित इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आकर उदासीन होकर अक्षेपित हो जाते हैं तथा चिमनी से निकलने वाली गैसें धूम रहित हो जाती हैं और कण के पैंदे पर बैठ जाती हैं। जल का शोधन, जल का शोधन किया जाता है इसके द्वारा। इसमें इम्पॉर्टेंट जो एक यूज़ है इसका वो है नदियों के डेल्टा की उत्पत्ति। नदी का जल अपने साथ रेत के कण और बहुत से अन्य पदार्थों को निलंबित अवस्था में लाता है। ये कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। जब नदियों का जल समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो उसके कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में कई विद्युत अपघट्य मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि होते हैं जिनकी धनायनों से स्कंदन हो जाता है। स्कंदित कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जम जाते हैं, जिससे ये पदार्थ इकट्ठे होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। रबर उद्योग में, रंजन में इसका उपयोग किया जाता है। आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वो भी कोलाइड कणों के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित असंख्य धूल के कण और जल के कण तैरते रहते हैं जो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। केवल नीला प्रकाश ही प्रकीर्णन होता है और शेष अवशोषित हो जाता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो धूल के कण होते हैं वो कोलाइड पार्टिकल होते हैं। वर्षा, बादलों में पानी की बूंदें वायु में परिक्षिप्त रहती हैं। जलवाष्प से संतृप्त वायु में ठंडक में जल के कोलाइड कण बन जाते हैं और इन कोलाइडी कणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। कभी कभी विपरीत आवेशित बादलों के मिलने से स्कंदन होता है, इससे वर्षा भी होती है। रक्त भी कोलाइडी विलयन है। मिट्टी में भी इसका होता है और विषैले पदार्थ में भी होता है। तो इस तरीके से ही कोलाइड के हमने यूजेस पढ़े। आज आपका कोलाइडल स्टेट का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। नेक्स्ट हम अब केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स के बारे में स्टडी करेंगे।